पिछले पार्ट में हमने एम एंड ऑब्जेक्टिव्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ट्रेंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्कोप ऑफ पी हमने देख लिया। इस पार्ट में फिजिकल एजुकेशन का एक आर्ट है या साइंस है, उसके बारे में ओवरव्यू में दूंगा। ठीक है, आपको पूरा पढ़ना हो तो ये पूरी बुक है। ठीक है, आप इसको रेफर तो कर सकते हैं। ठीक है ना। और हम नीड एंड इम्पोर्टेंस को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन एक आर्ट है या साइंस है। ठीक है ना। अगर आप एज अ देखते हो आर्ट, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको एक एस्थेटिक चीज़ दिखनी चाहिए, क्रिएटिव चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है ना। और आप साइंस देखते हो तो वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और प्रूवन होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगर देखें फिजिकल एजुकेशन, वो दोनों तरीके से दोनों चीज़ों को प्रूव करता है, तो हम उसको आर्टिस्टिक साइंस बोलते हैं। ठीक है, आपको पूरा रेफर करना हो तो आप पूरा पीस पढ़ सकते हैं इसमें। नीड एंड इम्पोर्टेंस देखें तो नीड एंड इम्पोर्टेंस जो है हमारे, वो बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आप रीड भी कर सकते हैं। ऑप्टिमम डेवलपमेंट फर्स्ट, ठीक है ना। एक होलसम डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल हमें मिलना चाहिए। ठीक है ना। मेंटली, सोशली, मोरली, ठीक है ना, फिजिकल तो क्वालिटी, हमें सब कुछ इसके अंदर देखने मिलना चाहिए। ठीक है ना। उसको ऑप्टिमम डेवलपमेंट बोलते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक बहुत अच्छा मानक है अगर हम देखें तो, कि एक इंसान एक्टिव रहना चाहिए और हेल्दियर रहना चाहिए। इंटेलेक्ट डेवलपमेंट भी हमें देखने मिलती है, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है वो भी हमें देखने मिलना चाहिए। जैसे एक इंसान की सोचने की शक्ति, ठीक है, और वो कितना इंटेलिजेंट है, वो किस चीज़ को किस तरीके से सोचता है, वो भी इसमें डेवलप होता है। फिर है इमोशनल डेवलपमेंट। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इंसान अगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लेता है तो वो सब चीज़ पे कंट्रोल करना सीख लेता है। तो जब इंसान पैदा होता है या फिर जब वो धीरे धीरे उसके अंदर इमोशंस आ रहे होते हैं तब वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के अंदर वो इंडल्ज होता है तो उसको जीत हार सब देखने मिलती है, तो उसको अपने उस हिसाब से अपने को ढालना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, जब हार रहे होते हैं तब भी और जीत रहे होते हैं तब भी। सोशल एडजस्टमेंट भी करना सिखाता है कि आप सोशली अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करोगे, आप कैसे अपनी बात रखोगे, वो भी इसके अंदर आता है। आपको कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, फ्रेंडशिप सब कुछ सिखाता है। पर्सनल एडजस्टमेंट भी इसके अंदर आता है कि हिसाब से आप अपने हिसाब से क्या चीज़ करोगे तो आपको खुद का सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। आप किस तरीके से अपनी चीज़ को सामने रखोगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी देखने मिलता है कि एक इंसान स्पोर्ट्स में जब तक नहीं आता है तब तक वो दूसरा होता है, स्पोर्ट्स में आने के बाद वो लॉयल हो जाता है, वो एफर्ट ग्रुप के बारे में बात करता है और उसका मोरल कैरेक्टर बहुत अच्छा हो जाता है। फिजिकल फिटनेस वो तो पता ही है आप सबको, अगर इंसान स्पोर्ट्स में है तो उसका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा ही। ठीक है ना। मेंटल डेवलपमेंट भी देखने मिलता है। ये गेम आप खेल रहे हो तो उसके रूल्स रेगुलेशंस, साइंस, सिंबल्स, कौन सी सीटी पे क्या होता है, कौन से साइन से क्या मतलब होता है, गेम कितनी देर का बाकी है नहीं बाकी है, वो सब उसके अंदर आता है। और आप हाइजीन वाइजीन भी उसके अंदर सीखते हैं। न्यूरोमस्कुलर, ठीक है ना, पहले भी बताया, अभी वापस बताता हूँ। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट के अंदर कोऑर्डिनेट होता है, जो मस्कुलर चीज़ होती है, जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम जो कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। और अब अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आप इस सब को दूर नहीं कर सकते और आपका ये चीज़ इम्प्रूव होती रहती है। ठीक है ना। हेल्दी इंस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन, ठीक है ना, अगर आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो आप होलसम होलसम एक्सप्रेशन, आपको उन सब का ध्यान रहता है। फिर कल्चरल डेवलपमेंट, अगर आप गेम खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी टीम यहाँ से कहीं और गई है, किसी और की टीम यहाँ आई, ठीक है ना, किसी और स्टेट की है कुछ, तो आपको एक दूसरे के कल्चर जानने मिलते हैं, आप कैसे उनके साथ उनको वेलकम करते हैं, उनका न्यू जो कल्चर होता है वो सीखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उस तरीके से भी हमें डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है।
लीडरशिप क्वालिटीज़ है, तो जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो कोई कैप्टन बनता है, कोई कोच बनता है, कुछ बनता है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी आपके अंदर आती है। ठीक है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी हैबिट्स, ठीक है ना। आप जैसे स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको पता चलता है कि हेल्थ क्या है, सेफ्टी हैबिट्स क्या है, फर्स्ट एड क्या है, कैसे चोट लगे तो हमें ध्यान देना है, कैसे चोट ना लगे इसका हमें ध्यान देना है, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। डेमोक्रेटिक वैल्यू है, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको पता है कि फेयर प्ले होना चाहिए, तो उसके अंदर अथॉरिटी होती है। ठीक है, आप एक अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हो, आप उसके हिसाब से चलते हो, एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसके बाहर आप इसको जाने नहीं देते और आप खुद उसके अंदर रह के चीज़ें परफॉर्म करते हो। ठीक है ना। डेवलप्स हेल्दी एटीट्यूड है ना, प्रमोट्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप। ठीक है ना। अगर जीते हारे आप हंस के सबसे हैंडशेक करोगे। ठीक है। और एक हेल्दी गेम होना चाहिए। ठीक है ना। वो भी इसके अंदर आता है कि आप हार जाओ या जीत जाओ, वो मैटर नहीं करता। एक फ्रेंडली एटीट्यूड, अगर गेम खत्म हो गया उसके बाद आपका रहना चाहिए। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ लीजर टाइम, जो फ्री टाइम होता है उसका अच्छे से यूज़ तो कैसे कर सकते हो। ठीक है ना। आप ऐसी चीज़ों में जाओ जहाँ आपके फिजिकल एक्टिविटी हो और आपको फ्री आवर्स का भी आपके गेम में कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो, और आपकी जो सरप्लस जो पावर है आपके बॉडी के अंदर, उसको आप सही डायरेक्शन में यूज़ करो, ये सिखाता है। एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिविटी, आप एक्सप्रेस कर सकते हो गेम के अंदर अपने आप को, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, मतलब आप प्लान कर सकते हो चीज़ों को कि ये गेम को हम इस तरीके से खेलेंगे, ये पार्ट में इस तरीके से खेलेंगे, वो भी इसके अंदर आता है। सिटीजनशिप तो क्वालिटी, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हो या कुछ खेलते हो तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हो, आप एक दूसरे के लिए हेल्प करते हो, एक दूसरे को पुश करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, और आपके अंदर देशभक्ति की भी भावना जागती। इकोनॉमिक वैल्यू, सही बात है कि इकोनॉमिक वैल्यू क्यों, क्योंकि गेम जो है अब एक छोटी इंडस्ट्री नहीं रह गया। आप कहीं भी जाओ, कोई कोई कोच है, कोई गेम है, कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है, और ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, कुछ भी हो रहा है, तो सबके अंदर पैसा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और कोई ना कोई पैसा उसमें से अपने लिए यूज़ कर रहा है या फिर अर्न कर रहा है। ठीक है। आप खेलने जाते हो, आपको भी कुछ नया टी ए मैच फीस सब मिलती है। ठीक है। मेंटल रिलैक्सेशन, ठीक है। आप गेम खेलते हो, आप अपने आप को दौड़ते हो, भागते हो, तो एक तरीके से एक स्ट्रेस रिमूवर होता है वो। ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी एक स्ट्रेस रिमूवर की तरह भी काम करती है। नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, एक देश को जोड़ने का काम करती है एक गेम। ठीक है। आप क्रिकेट मैच देख लो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो कैसे सब एक साथ आते हैं। ठीक है ना, तो उस तरीके से। फिर है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जैसे और ओलंपिक्स है या ऐसा कोई गेम है जब बहुत सारे एथलीट बाहर बाहर से आते हैं, तो सारे एथलीट एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे का कल्चर समझते हैं, तो इस तरीके से जो दो देशों के बीच अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको भी हमें लो करने का टाइम मिलता है। ठीक है। अब है रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ जनरल एजुकेशन। ठीक है ना। जनरल एजुकेशन सिर्फ एक सिंपल एजुकेशन है जो हमें मोस्टली क्लासरूम के अंदर मिलता है, और इतना डीप नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन को देखते हैं तो एक होलसम डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बोलने में, चलने में, दौड़ने में, भागने में, कैसे वो चीज़ों को किसी के सामने रखता है या कुछ भी है, उस चीज़ में हमें बहुत सारा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है। प्ले इज एन, ये देखिए यहाँ पे, helps the child to grow physically, mentally, emotionally, socially by providing freedom, spontaneity and self expression, highlighting the educational importance of play। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, लेकिन एक जो एजुकेशन है नॉर्मल, उसके अंदर हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती। ये आप चाहे तो पूरा कर सकते हैं रेफर, इसके अंदर सारे अंदर सबके अंदर बात वही लिखी है। ठीक है। थैंक यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।